यस Yes, ma'am. ओके। हमने यूनिट 1 पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, राइट? उसमें हम लोग ने बेसिकली क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बायोलॉजी क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद जो मेन फोकस था यूनिट 1 पार्ट 1 का, दैट वाज ऑन द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। हमने एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल का डायग्राम देखा, उनके अंदर के कुछ ऑर्गेनेल्स को हमने डिटेल में स्टडी किया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक etc. Right? Today we are going to start with the new thing, unit 1 part 2. Wait for a while. um, तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 1 पार्ट 2। इसमें बेसिकली हमने क्या करना है? हमने करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन वेरियस बेसिस, ठीक है? तो 5 बेसिस करने हैं हमने ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के, हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है वो बेसिस, ठीक है? एक हमने करना है जो आपने बहुत लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कि लैंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? तो उनके बीच में डिफरेंसेस करने हैं। फिर आपने करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड कार्बन यूटिलाइजेशन, एनर्जी एंड कार्बन सोर्सेज। भाई जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वर्ल्ड में, ठीक है, उनके लिए उन सबको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है और कार्बन सोर्स की भी रिक्वायरमेंट है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी सेल के अंदर होती है उनके लिए एनर्जी का कंजम्पशन होता है, तो कोई ना कोई अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। वो सोर्स क्या है? अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग एनर्जी का सोर्स यूज करते हैं, तो वो एनर्जी का सोर्स क्या है? और दूसरा, कार्बन का सोर्स क्या है? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस तो CO2 नहीं यूज करते, वो तो ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यूज करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा, ठीक है? तो हमने क्लासिफिकेशन करनी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड कार्बन सोर्सेज, ठीक है? और हमने क्या करनी है? एक क्लासिफिकेशन हमने करनी है ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब देखो, हमारे अंदर जो मेन एलिमेंट्स होते हैं जिनके बायोमोलिक्यूल्स बने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये मेन, फास्फोरस, ये कुछ मेन एलिमेंट्स हैं जो हम जिनसे हम बने हुए हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स आल्सो, लेकिन मेन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये काफी मेन एलिमेंट्स हैं जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स का, जिनके हम बने हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है? तो अब नाइट्रोजन इज वन ऑफ दीज एलिमेंट्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाइट्रोजन कौन से मॉलिक्यूल्स में होता है? जैसे प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स में अमीनो ग्रुप होता है, आपको पता है ना, NH2 ग्रुप होता है प्रोटीन्स में। अमीनो एसिड्स Yes, का ma'am. नाम ही अमीनो एसिड्स इसलिए है क्योंकि उनमें अमीनो ग्रुप होता है। तो जब भी हम लोग या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अमीनो वाले ग्रुप को या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को डाइजेस्ट करेगा या मेटाबोलाइज करेगा, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट होंगे वो किस तरह के होंगे? नाइट्रोजन कंटेनिंग होंगे, उनमें भी नाइट्रोजन होगा जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट कई कैटेगरीज के होते हैं। जैसे हमारे अंदर वो क्या होता है? यूरिया। बर्ड्स के अंदर क्या होता है? यूरिक एसिड, ठीक है? कोई अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स। तो इस बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सी फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। क्या वो प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया की फॉर्म में करते हैं, या अमोनिया की फॉर्म में करते हैं, या यूरिक एसिड की फॉर्म में करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं? इस बेसिस पे भी हमने ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। और किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलैरिटी, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो सिंगल सेल के बने हुए हैं या बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। यानी कि क्या ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है या फिर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है। तो इस बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट?
फिर एक और बेसिस है मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी मतलब ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट इन देम। उनके अंदर देखो कहीं ना कहीं केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जाके भी हमारे अंदर प्लांट्स के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा ना। हम जो बाहर से इतने अलग लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई मॉलिक्यूलर बेसिस होगा ना। हमारे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे जिनसे हम बने हुए, तभी हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड्स में भी इतने डिफरेंट लग रहे हैं। तो क्या केमिकल्स हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंट है, इस बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी। मतलब द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल्स इन देम। क्या उनके अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं, इस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना इस मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी। तो हमने 5 बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है। मैंने यहाँ पे 4 बेसिस मेंशन करी हुई है, 5वीं हम ऐड कर लेंगे। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, मैंने बता भी दिया है। एक तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में कि वेदर द ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन लैंड और इन वाटर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है। दूसरा एनर्जी और कार्बन सोर्स। एनर्जी सोर्स क्या यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिजम्स, कार्बन सोर्स क्या यूटिलाइज करते हैं, इस बेसिस पे। एक हमने करना है कि नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा एक्सक्रीट करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। हमारे अंदर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, एक्सक्रीट होता है नाइट्रोजन वाला, वो किस फॉर्म में, कौन से मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, क्या वो अमोनिया की फॉर्म में है या वो यूरिया की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। इस बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। एक हम करेंगे सेल्यूलरिटी के बेसिस पे इनटू यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और एक हम करेंगे मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी के बेसिस पे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ओवरव्यू कि हम इस पार्ट में यूनिट 1 के पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले आई विल बिगिन विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड कार्बन सोर्स। इसे समझते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो एनर्जी का सोर्स ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हो सकता है। एनर्जी का सोर्स दो तरीके के हो सकते हैं। जितने भी वर्ल्ड में इस अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, उनमें जो एनर्जी का सोर्स होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो सनलाइट। एक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसी हैं जो सनलाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी वो है जो केमिकल्स की रिडॉक्स रिएक्शंस को एज एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। यानी कि दो कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, एक जो सनलाइट को यूज कर रहे हैं, एक जो रिडॉक्स रिएक्शंस को यूज कर रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो दो कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बन गए अकॉर्डिंग टू द एनर्जी सोर्स। जो लाइट को यूज करेंगे उन्हें बोलते हैं फोटोट्रॉफ्स। लाइट से रिलेटेड है फोटो टर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनर्जी सोर्स के तौर पे सनलाइट को यूज करें उन्हें बोलेंगे फोटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनर्जी सोर्स के तौर पे लाइट को ना यूज करके रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करें, यानी कि केमिकल रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस आर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो रिडॉक्स रिएक्शंस ऑफ केमिकल्स को यूज करें एनर्जी डिराइव करने के लिए, उन्हें हम बोलेंगे केमोट्रॉफ्स। सो व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स? फोटोट्रॉफ्स एंड केमोट्रॉफ्स। इतनी बात समझ आई बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे प्लांट्स जो है वो सनलाइट यूज करते हैं ना, तो उन्हें किस कैटेगरी में रखेंगे? फोटोट्रॉफ्स। ठीक है, और हम लोग कैसे हैं? हम लोग सनलाइट को तो डायरेक्टली यूज नहीं करते, है ना। एनर्जी के सोर्स के लिए हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं केमिकल्स की, जैसे ग्लूकोज की, है ना। तो ग्लूकोज को हमने जैसे कंज्यूम किया एज फूड, तो उसकी रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे? केमोट्रॉफ्स, CHEMO, केमोट्रॉफ्स। ठीक है, ये तो हो गए दो कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी सोर्स। अब हम बात करेंगे कार्बन सोर्स की। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म को देखो एनर्जी सोर्स भी चाहिए, कार्बन सोर्स भी चाहिए। एनर्जी सोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज हमारे सेल के अंदर हो रही हैं वो फ्री में थोड़ा ना हो रही हैं, है ना। उनके लिए कोई ना कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो होता ही है।
कुछ भी प्रोसेस बिना एनर्जी के कंजम्पशन के तो नहीं होता, राइट? तो एक तो एनर्जी सोर्स का हमने कर ली बात। दूसरा कार्बन सोर्स चाहिए, हर ऑर्गेनिज्म को कार्बन सोर्स चाहिए। क्यों चाहिए? कार्बन सोर्स ग्रोथ के लिए चाहिए। हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमारे अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कार्बन के ही तो बने होते हैं, राइट? हमारी ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन का सोर्स चाहिए। कार्बन का सोर्स प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड्स भी हो सकता है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म को कार्बन सोर्स की भी रिक्वायरमेंट है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, और एनर्जी भी देने के लिए। तो जो ये कार्बन का जो ये सोर्स होता है, इसके बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज करें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे एज सोर्स ऑफ कार्बन, उन्हें बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। उन्हें क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज करेंगे, ठीक है, उन्हें बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, so there are two categories of organisms on the basis of carbon source. What are these? Autotrophs and heterotrophs. Autotrophs are those organisms which use inorganic source of carbon such as carbon dioxide, and heterotrophs are those organisms which use organic source of carbon. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, ऑल द एनिमल्स, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी, हुई क्लियर? यस मैम। यस मैम। दोबारा यस मैम। दोबारा बता दूं? यस मैम, हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, देखो हर ऑर्गेनिज्म को कार्बन का सोर्स चाहिए। अब वो कार्बन का सोर्स इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज करेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक सोर्स जैसे कि प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, ठीक है, इन्हें यूज करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज करने वाले ऑटोट्रॉफ्स, और ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल प्लांट्स, वो CO2 यूज करते हैं, है ना। और हेट्रोट्रॉफ्स का एग्जांपल हम लोग, ह्यूमंस, ऑल द एनिमल्स, ऑल द फंजाई, वी आर हेट्रोट्रॉफ्स। इतनी बात आई समझ? ऑन द बेसिस मैम। ऑफ वेदर इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यूज कर रहे हैं या ऑर्गेनिक। अब मैम, आते हैं, हाँ जी, हमें कार्बन कैसे मिलता है मैम? हम लोग प्लांट्स के कंपाउंड लेते हैं या एनिमल्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। जैसे हम प्लांट्स के कंपाउंड्स लिए, हम पल्सेस खाते हैं, जैसे हम दालें खाते हैं, दाल में हमें प्रोटीन मिल जाता है, वो क्या है? कार्बन का सोर्स, है ना। हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स के अंदर शुगर्स होती हैं, शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन का सोर्स है। लिपिड्स खाते हैं हम, फैट्स खाते हैं, घी खाते हैं, उनमें वो भी क्या है? कार्बन का सोर्स है। तो सारे ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन। हम CO2 को तो नहीं यूज कर सकते ना। आ रही है बात समझ? ओके मैम। है ना, जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे लिए कार्बन का सोर्स होता है। जैसे हम प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं, है ना, राइट, प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, चाहे वो प्लांट के प्रोडक्ट से ले, चाहे वो हम एनिमल, ठीक है, नॉन वेज प्रोडक्ट्स खाएं, राइट। हमें क्या मिलता है उनसे? कार्बन का सोर्स मिलता है हमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं हमें। कार्बन किस फॉर्म में मिलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में, कार्ब्स की फॉर्म में, लिपिड्स की फॉर्म में। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। ठीक है, यस तो अब मैम। हमने क्या करना है? अब हमने क्या करना है? हमने दोनों सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन करी है ना, उन दोनों को कंबाइन कर देना है। एनर्जी और कार्बन सोर्स वाली जो क्लासिफिकेशन है उसे कंबाइन कर देना है। कैसे करना है? हम क्या करेंगे? हम 4 कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को बांटेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे सबसे पहले फोटो, मैंने जैसे नोट्स में तुम देखना मैंने कैसे एक टेबल करके बना रखी है, ठीक है, तो उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा। वो टेबल ना, वो चार्ट सा, टेबल नहीं है वो चार्ट है, वो चार्ट तुम अपने फाइनल एग्जाम्स में भी बना सकते हो। कैसे करनी है वो? सबसे पहले हमने एनर्जी सोर्स के बेसिस पे फोटोट्रॉफ्स और केमोट्रॉफ्स पे ऑर्गेनिजम्स को बांटा। फोटोट्रॉफ्स मतलब जो लाइट को एज एनर्जी सोर्स यूज करें, और केमोट्रॉफ्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिडॉक्स रिएक्शन की, केमिकल्स की रिडॉक्स रिएक्शन को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करें, ठीक है। तो दो कैटेगरीज हो गई थी, फोटोट्रॉफ्स और केमोट्रॉफ्स। अब जो फोटोट्रॉफ्स हैं
ठीक है, उनको हमने कंबाइन करना है कार्बन सोर्स वाली क्लासिफिकेशन से। एनर्जी सोर्स की जो क्लासिफिकेशन थी उनमें एक कैटेगरी हमने करी है फोटोट्रॉफ्स और एक कैटेगरी करी है कीमोट्रॉफ्स। तो जो फोटोट्रॉफ्स वाली कैटेगरी है, एनर्जी कंबाइन करो कार्बन सोर्स के दोनों क्लासिफिकेशन से। ठीक है, तो कार्बन सोर्स के अकॉर्डिंग ऑटोट्रॉफ्स थे और हेटेरोट्रॉफ्स, तो दोनों के साथ कंबाइन करो तो हमारे पास क्या ऑर्गेनिज्म आएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो हेटेरोट्रॉफ्स। इसी तरह से कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स, चार कैटेगरीज बन जाएंगी ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स एंड कार्बन सोर्स। इतनी बात समझ आई? तो क्या आएगा ऑर्गेनिज्म, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो हेटेरोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स, जब हमने इन क्लासिफिकेशंस को कंबाइन कर दिया। इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। अब देखो, अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स को डिफाइन करना है तो हम खुद कर सकते हैं, हमें दोनों की डेफिनेशन पता है। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फोटो मतलब लाइट, those organisms which use light as a source of energy and inorganic source of carbon such as carbon dioxide are called as photoautotrophs। बन गई ना? ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो CO2 को, जो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज करें, और फोटो मतलब जो एनर्जी सोर्स लाइट को यूज करें। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच यूज लाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड inorganic form of carbon CO2 as a source of carbon, they are called as photoautotrophs। For example, plants, for example, plants लाइट को यूज करते हैं और CO2 को भी यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यूज करते हैं, सो दे आर फोटोऑटोट्रॉफ्स। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, ओनली अ फ्यू बैक्टीरिया आर आल्सो फोटोऑटोट्रॉफ्स। कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ये एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना, इसी तरह से बैक्टीरिया की एक टाइप है साइनोबैक्टीरिया, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए वो भी किस कैटेगरी में आएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फिर देखो दूसरी दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे, फोटो हेटेरोट्रॉफ्स। फिर से डेफिनेशन बनाएंगे, फोटो मतलब लाइट, हेटेरोट्रॉफ मतलब जो ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यूज करें, इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करें एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फोटो हेटेरोट्रॉफ्स। तो बैक्टीरिया की कुछ कैटेगरीज होती हैं जो फोटो हेटेरोट्रॉफ्स होती हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया मैंने बताया फोटो ऑटोट्रॉफ्स कैटेगरी में थे, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप्स है बैक्टीरिया की, मैंने नोट्स में मेंशन किए हुए हैं एग्जांपल, तो बता रही हूँ। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एक तरह के बैक्टीरिया है, या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये दो कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की, which are photoheterotrophs which use light as a source of energy and organic form of carbon as a source of carbon। ठीक है, फिर थर्ड कैटेगरी है हमारी केमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अब केमो आ गया, फोटो नहीं है यहाँ पे, मतलब लाइट को सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूज कर रहे, किसको कर रहे हैं, केमिकल्स को, केमिकल्स की रिडॉक्स रिएक्शन को, है ना, तो तब वर्ड आ गया केमो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल्स की रिडॉक्स रिएक्शंस को यूज करें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और ऑटोट्रॉफ, और इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करें एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, दे आर कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, लास्ट कैटेगरी, इनमें भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो एग्जांपल हैं, जैसे ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, दे आर एग्जांपल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ्स। लास्ट कैटेगरी है कीमो हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे कि हम ना तो लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, ना इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ग्लूकोज हमने कंज्यूम किया या प्रोटीन्स कंज्यूम किए, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज करते हैं, उनकी रिडॉक्स रिएक्शन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज कर लेते हैं, और अपनी ग्रोथ के लिए भी कार्बन सोर्स की तरह भी यूज कर लेते हैं, है ना। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनर्जी डिराइव करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे हमने ग्लूकोज कंज्यूम किया, ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज को हम एनर्जी डिराइव करने के लिए भी यूज कर रहे हैं।
और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि प्रोटीन है ना, उनको ग्रोथ के लिए भी एज अ कार्बन सोर्स भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वी यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोथ हैज सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज कार्बन सोर्स फॉर ग्रोथ। ठीक है, वी आर केमो हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ह्यूमंस और जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, केमो हेट्रोट्रॉफ्स। जितने फंजाई हैं, फंगस, वो भी क्या है, केमो हेट्रोट्रॉफ्स। और मोस्टली बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। कुछ कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं या फोटो हेट्रोट्रॉफ्स हैं या कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। उनके एग्जांपल्स मैंने आपको साथ साथ बता दिए, नोट्स में भी लिख करके दे रखे हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे आर लाइक अस, दे आर कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, वो लाइट की प्रेजेंस में मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्टली बैक्टीरिया। जितने फंजाई हैं वो भी हमारी तरह क्या है, केमो हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, प्लांट्स क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। हम बिल्कुल उनके उल्टे, फोटो के बजाय केमो और ऑटो के बजाय हेट्रो। वी आर केमो हेट्रोट्रॉफ्स। इज इट क्लियर और नॉट? हो गया मैम, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया क्लियर है ना? मैम। ठीक है, ठीक है। अब मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं रोज पूछूंगी अब ये, तुम लोग नो ने मैम। बहुत मेरे को लिख लिख के भेजा है। ठीक है, आई गेस वो बच्चे हों जिन्होंने मेरे को लिख के भेजा था, उन्हें समझ आना चाहिए। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, मैंने बताया कि जैसे हमारे अंदर कुछ एलिमेंट्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन। हम किसके बने हुए हैं, मोस्टली हमारा जो स्ट्रक्चर्स है, हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये तो बहुत मेन कंपाउंड्स हैं, बहुत मेन एलिमेंट्स हैं। हमारे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे हम प्रोटीन्स के बने हुए हैं, या हमारे अंदर कार्ब्स हैं, या हमारे अंदर फैट है, वो सब में ये वाले एलिमेंट्स तो हमें मिलते हैं, है ना। ये तो बहुत मेन एलिमेंट्स हैं। इनके अलावा ट्रेस अमाउंट अलग अलग एलिमेंट्स का मिलता है, जैसे आयरन मिल जाता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन में, या फिर कोई और कॉपर, या है ना कोबाल्ट, थोड़े बहुत ट्रेसेस में और एलिमेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन ये 6 मेन एलिमेंट्स हैं। हम इधर बात करेंगे नाइट्रोजन एलिमेंट की। ठीक है, हमारे जो अंदर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स। नाम ही है अमीनो एसिड्स, उनके अंदर क्या होता है, अमीनो ग्रुप, यानी कि NH2 ग्रुप। सिमिलरली हमारे अंदर जो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है, उसके अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। डीएनए और आरएनए के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन्स के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे अंदर इतनी बात तो हमें क्लियर होगी कि नाइट्रोजन हमारे अंदर होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारी बॉडी में मिलते हैं। जब इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की मेटाबॉलिज्म होती है, जब इनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। जब भी कोई रिएक्शंस होंगी हमारी बॉडी के अंदर, तो कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे, जिनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर थ्रो आउट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो एक्यूमुलेट हो गए हमारी बॉडी में, तो दे विल बी टॉक्सिक फॉर अस। हमारे अंदर वो क्या बन जाएंगे, टॉक्सिन बन जाएंगे, है ना। जिनकी किडनी फेल हो जाती है, दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, या तो उनको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, या फिर उनको डायलिसिस करानी पड़ती है, क्योंकि उनकी किडनी ही फिल्टर आउट करती है इन नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को और बाकी वेस्ट को, राइट। तो हमारे अंदर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होते हैं, उनको किस फॉर्म में ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट कर रहा है, क्या वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट कर रही है बॉडी, या फिर यूरिया की फॉर्म में, या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं वो तीन मेन फॉर्म्स हैं, जिनकी फॉर्म में हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। तो इसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करी है इनटू 3 कैटेगरीज। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करें, या फिर अमोनियम आयंस की फॉर्म में एक्सक्रीट करें, उनको बोलेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, पीछे टेलिक लगा देना, TELIC, टेलिक, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करें उन्हें बोलेंगे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, UREO, यूरियो TELIC, टेलिक, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करें उन्हें बोलेंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। उन्हें क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। So there are three categories of organisms on the basis of the nitrogenous waste they excrete. If the organism excrete nitrogenous waste in the form of ammonia, it is called as a monotelic organism. If the organism excrete nitrogenous waste in the form of urea, it is called as ureotelic organism. And that organism which excrete nitrogenous waste in the form of uric acid, they are called as uricotelic organism. इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है। यस मैम। वॉइस तो नहीं क्रैक कर रही ना आज? नो मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है, इतना तो हमें अब समझ आ गया। अब हम करते हैं कुछ और इनके बारे में थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेट करते हैं इन पॉइंट्स को। देखो एक बात ध्यान रखना, और तुम्हें पता भी है, ऑलरेडी पता है, आई नो तुम्हें पता है, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या है? अमोनिया। सेकंड नंबर पे कौन टॉक्सिक है? यूरिया। और थर्ड नंबर पे यूरिक एसिड, है ना? तो जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है, वो मोस्टली क्या होते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे फिश, या फिर लार्वल फॉर्म ऑफ एम्फीबियंस, जिसे हम बोलते हैं ना, जैसे फ्रॉग का लार्वल फॉर्म जो होता है, ठीक है, टेडपोल। वो टेडपोल्स जो वाटर में रहेंगे, या फिर जो फिश होती हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मोस्टली अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। इसका लॉजिक क्या है? अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म है, उसको डाइल्यूट करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, है ना? तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास वाटर की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, दे हैव लॉट्स ऑफ वाटर इन देयर सराउंडिंग्स, तो आराम से वो अमोनिया की फॉर्म में बहुत सारा पानी लेके उसको डाइल्यूट करके एक्सक्रीट कर देते हैं, राइट? इतनी बात हमने समझ ली। सेकंड नंबर पे टॉक्सिक होता है यूरिया, ठीक है। हम लोग कैसे हैं? यूरियोटेलिक। हम मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट को मोस्टली किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया की फॉर्म में। हमारे यूरिन में कौन सा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है? यूरिया, ठीक है। हम क्या है? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो यूरियोटेलिक के एग्जांपल क्या होंगे? जो मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो यूरियोटेलिक होंगे। इनफैक्ट जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, जो एम्फीबियंस की जो मैच्योर फॉर्म है, जैसे कि फ्रॉग, टेरेस्ट्रियल जो एम्फीबियंस हैं वो भी कैसे होंगे? यूरियोटेलिक। एम्फीबियंस की जो लार्वल फॉर्म थी, जो एक्वेटिक होती हैं, वो कैसी होंगी? वो होंगी अमोनोटेलिक। और जो लैंड पे रहते हैं एम्फीबियंस, दे आर मोस्टली यूरियोटेलिक, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी देखो, तुम्हें बर्ड्स बना के दिखा रखा है, जो रेप्टाइल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली होते हैं यूरिकोटेलिक। वो नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में मोस्टली एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। जो यूरिक एसिड होता है ना, इन तीनों फॉर्म्स में, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में सबसे कम टॉक्सिक कौन है? यूरिक एसिड। तो इसको, यूरिक एसिड को सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए एक्सक्रीशन के लिए, सबसे कम डाइल्यूट करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा टॉक्सिक नहीं है। तो मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट, पेस्ट या पैलेट की फॉर्म में, ठीक है। बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट के साथ ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं है, उसके एक्सक्रीशन के लिए इतना ज्यादा वाटर नहीं चाहिए उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो पेस्ट या पैलेट की फॉर्म में जो बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स हैं, अपने नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर देते हैं। तो जो एक्वेटिक फॉर्म्स होंगी, हमने याद रखना है, वो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करेंगी, ठीक है। अमोनिया सबसे टॉक्सिक है, उसकी डाइल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा वाटर चाहिए, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास वाटर की कोई कमी नहीं है, वो अमोनोटेलिक होंगे। हम लोग यूरियोटेलिक हैं और बर्ड्स और रेप्टाइल्स यूरिकोटेलिक हैं। इतनी बात समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हैं डिफरेंसेस के, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आई गेस द टाइम ओवर हो गया है ना बच्चों की? नहीं, अभी है, रहता है, अभी तो 2:30 बजे होगा ना, 2:30 बजे तक है ना हमारी क्लास? यस मैम। ठीक है, फिर कर लेते हैं। हो गया चलो, मैम, हो गया। हो गया, बस बोर हो गए?
हो गए बोर? Yes, ma'am. बोर हो गए? Yes, ma'am. यस करें, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, बोल रहा ma'am. हूँ। ठीक है, फिर आज जाके जितना कराया उतना रिवाइज कर लोगे?